हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मतलब पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी इंटेंसिटी होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज है प्लस क्यू। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जैसा कि हमें पता है, इसके अराउंड जो रीजन है उसके अंदर क्या होगा, इसकी फील्ड होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। उस फील्ड के अंदर हमने क्या किया, आर डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट लिया, उसके ऊपर हमने एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को रख दिया। अब टेस्ट चार्ज हमें पता है कि पॉजिटिव होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में रखते हैं तो वो क्या फील करेगा, रिपल्शन फील करेगा। तो वो इस डायरेक्शन में रिपल्शन फील करेगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये है आर डिस्टेंस। अब हमें कैलकुलेट करनी है कि इसकी जो फील्ड है पी पॉइंट पे, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, तो यही जो मैंने बताया आपको डायग्राम के अंदर यही लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं कि जो ये फोर्स होगी वो कितनी होगी। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया था, कूलॉम्स लॉ किया था। उसके अकॉर्डिंग फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू प्लस क्यू क्या होगा, फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू। अब फोर्स जो निकालेंगे वो निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद चार्ज कौन सा है, एक है क्यू कैपिटल क्यू, एक है क्यू नॉट, अपॉन इनके डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, इसको हम बोल सकते हैं कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये फोर्स आएगी। ओके, उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो वो कैसे निकलेगी, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो फोर्स अपॉन जो चार्ज हम रखते हैं किसी भी फील्ड के अंदर, उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देते हैं फोर्स के साथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाती है। ओके, तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में कुछ ना पता हो तो सीधा सा क्या करना है आपको, जो फोर्स है, फोर्स निकालनी तो आती होगी कूलॉम्स लॉ से, फोर्स को क्यू नॉट चार्ज से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। मतलब जो चार्ज हमने सोर्स चार्ज की फील्ड के अंदर रखा है उसको डिवाइड कर दोगे, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। ओके, तो ये हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं यहाँ से। F क्या है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम इसको डिवाइड करें किससे, क्यू नॉट से, तो क्या होगा, देखो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो इसके अंदर ध्यान देने वाली बात ये है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, E अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट। ये क्या है, सोर्स चार्ज, और नीचे क्या है, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सोर्स चार्ज के। इस फॉर्मूले से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है किसके, 1/r स्क्वायर की। या फिर ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, r स्क्वायर के। ओके, तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो यहाँ पे k लिख के q अपॉन आर स्क्वायर, ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। अगर हम बात करें कि इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या करेंगे, तो हम सीधा सा हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का सिस्टम बनाएंगे, x y z। हमारा जो सोर्स चार्ज है उसको रखेंगे हम ओरिजिन पे। ठीक है, ओरिजिन पे सोर्स चार्ज जब होगा, और r डिस्टेंस पे हमारा एक p पॉइंट है जहाँ पे हमने q नॉट चार्ज रखा है। ठीक है, इससे जो इसकी डिस्टेंस थी वो थी r। अब यहाँ पे अगर हम वेक्टर की बात करते हैं तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है।
और इसी डायरेक्शन में हमारा क्या है, डायरेक्शन वेक्टर। क्योंकि हमें पता है कि इस सोर्स चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन भी यही होगी और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी यही होगी। ओके, तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर इंटू आर कैप। क्योंकि हमें पता है ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि ये जो होता है ये मैग्नीट्यूड, ये हम इसके अंदर फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, डायरेक्शन, जो कि हमारा डायरेक्शन वेक्टर देगा, जिसको हम यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे और इसको हम वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी बोलेंगे। ओके, अब ये चीज़ जो है इसमें मैंने आपको बता दी है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सोर्स चार्ज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। अब इसके अंदर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ये इस टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ये आपने देखा होगा कि अगर फॉर्मूले के अंदर क्यू नोट नहीं है तो सीधी सी बात ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारी क्यू नोट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। ओके, ये सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारे सोर्स चार्ज के ऊपर। ओके, तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ क्या होंगे, जो एक्स एक्सिस है हमारी यहाँ पे, इसके अंदर हम आर को लेते हैं और जो हमारी वाई एक्सिस है इसको हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, अगर हम ई और आर का रिलेशन देखें तो यहाँ पे क्या था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आर के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का केस आता है तो हम ग्राफ कुछ ऐसे बनाते हैं, क्योंकि जैसे हमें पता है कि अगर हम ई को बढ़ाते हैं तो आर क्या हो जाता है, घट जाता है। मतलब ई को बढ़ाते हैं तो आर क्या हो जाता है, घट जाता है। या फिर ये बोलो कि हम इसको इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस हमारी। ओके, अगर हम आर को बढ़ाते हैं तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारा ऐसा आएगा जब हम ई और आर को लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ ऐसा आएगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, मीन्स किसी चार्ज की वजह से उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहाँ तक होगी वो हमें देखना है। अगर आर को हम 0 टेंस करें, मीन्स आर टेंस टू 0, अगर हम आर टेंस टू 0 करें तब जाके आर टेंस टू इन्फिनिटी, सॉरी, अगर आर टेंस टू इन्फिनिटी करें तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई भी पॉइंट चार्ज है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इनफाइनाइट तक होगी। ठीक है, इनफाइनाइट पे जाके 0 हो जाएगी, लेकिन इनफाइनाइट से पहले पहले क्या होगी, उसका इन्फ्लुएंस होता है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं हम एक्स एक्सिस में क्या है, 1/r²। ओके, और इधर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे अगर ये केस देखा जाए तो क्या है कि ई जो है हमारा वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस पूरी टर्म के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और हमें पता है कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हमारा ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम इस टर्म को बढ़ाते जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक कन्फ्यूजन ये होता है बच्चों की कि कई बार बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और कई बार बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मीन्स कोई न्यूमेरिकल आ जाता है उसमें बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो, और कईयों में बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करो। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये दोनों सेम चीज़ें हैं, सेम टर्म है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही फाइंड आउट करनी होती है, चाहे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी हो। ओके, आपको ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर इसके बारे में कुछ नहीं पता तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, सीधा सीधा क्या करना है, आपको फोर्स फाइंड आउट करनी है कूलम्ब्स लॉ से, और जो टेस्ट चार्ज रखा है उसका मैग्नीट्यूड
डिवाइड कर दोगे हमारी फोर्स से तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। तो ये था हमारा पहला केस, जिसके अंदर हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं व्हेन r टेंड्स टू इंफिनिटी देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0, टेंड्स टू 0। ओके, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ इनफाइनाइट रेंज। लिख सकते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ इनफाइनाइट रेंज। ओके, अब सेकंड केस क्या आता है हमारा कि जब हमारा सोर्स चार्ज कहाँ रखा हो, ओरिजिन से दूर रखा हो, मतलब अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब ये केस हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है आपके न्यूमेरिकल्स में पोजीशन वेक्टर दिए होते हैं कि पोजीशन बता दी जाती है कि आपकी जो पोजीशन है वो 102 है, 201 है, कुछ भी हो सकती है। तो उस केस में हम न्यूमेरिकल्स को तभी कर सकते हैं जब हम हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम है एक्स वाई जेड, इसमें हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में हम करेंगे। अब हम क्या करते हैं, हमारा एक ए पॉइंट मान लेते हैं, इस ए पॉइंट पे हमारा सोर्स चार्ज रखा है जिसको हम बोलते हैं प्लस क्यू, कैपिटल क्यू, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो हमारा क्या हो जाएगा r1 वेक्टर। दूसरा पॉइंट लेते हैं हम बी पॉइंट, जहाँ पे हमारा टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0। ओके, इसका जो पोजीशन वेक्टर है हमारा वो हो जाएगा R2। ओके, अब A पॉइंट है और ये हमारा B पॉइंट है। अब जब हम A से B जाएंगे तो भी हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। इस हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या बोलते हैं, R2 माइनस R1। कैसे आता है वो हम करते हैं। अब जो ये सोर्स चार्ज है ए, वो बी पॉइंट पे जो टेस्ट चार्ज रखा है उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फोर्स ही फाइंड आउट करनी होती है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। और यहाँ पे जो डायरेक्शन वेक्टर होगा उसको हम बोलते हैं R21। ओके, अब सबसे पहले बात ये आती है कि जो यहाँ पे ओरिजिन है इसको हम ओ नाम लेते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं ओ ए, जो कि क्या है हमारा R1। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे ओ बी, जो कि क्या है हमारा R2। अब बात ये आती है कि जब हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को इसके अंदर अप्लाई करते हैं तब हमारे पास क्या वैल्यू आती है। देखो, हम यहाँ से चलते हैं इस डायरेक्शन से, ओ से ए जाते हैं तो हमारा वेक्टर है R1 वेक्टर। उसके बाद प्लस करते हैं, इस डायरेक्शन में जाते हैं तब क्या आएगा R21 वेक्टर। ये इक्वल आ जाएगा किसके, इस वेक्टर के, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अंदर हम ऐसे ही करते हैं, इस डायरेक्शन से चलते हैं तो ये रिजल्टेंट है हमारा, जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा R2। ओके, अब R21 की वैल्यू हम फाइंड आउट अगर करते हैं तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर आता है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं जिसको हम कूलम्ब्स लॉ से फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो यहाँ से हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू प्लस Q, जो कि हमारा सोर्स चार्ज है। अब F जब हम फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हम इसको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं इसका, K कैपिटल Q Q0 अपॉन R स्क्वायर। ओके, और यहाँ तक हमारा आता है स्केलर फॉर्म में। अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, F K Q इंटू Q0 अपॉन R2 स्क्वायर, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21 वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे क्या आता है हमारा
R21 कैप, जिसको हम डायरेक्शन वेक्टर बोलते हैं। ओके, इसको हम आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं कि R21 की जो वैल्यू निकाली थी वो लिखेंगे, और निकाली क्या है, R21 होता क्या है, R21 वेक्टर निकालते हैं। अब यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, यूनिट वेक्टर। ओके, तो हमारे पास वैल्यू दोनों की आ चुकी है। R21 क्या है हमारे पास, R2 माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है, इनटू इसको क्या लिखेंगे, R21 को हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1। ओके, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड आएगा R2 माइनस R1 वेक्टर। ओके, ये वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो आप। अब ये जो वैल्यू है ये है स्क्वायर, ये है 1, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं कि Q इंटू क्यू नॉट R2 माइनस R1 क्यूब इंटू R2 माइनस R1। ये आ गई हमारी फोर्स, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो क्या आती है, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। ओके, टेस्ट चार्ज हमारे पास क्यू नॉट है, फोर्स क्या आई है हमारे पास, इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे, इसको लिखेंगे कि Q इंटू क्यू नॉट अपॉन R2 माइनस R1 क्यूब इंटू R2 माइनस R1। ओके, और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारा, Q नॉट, और हमें पता है Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, जो E की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो क्या आएगी, K Q अपॉन R2 माइनस R1 क्यूब इंटू R2 माइनस R1। ओके, ये हमारी डायरेक्शन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी आ गया। हम लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ E कहाँ है, इज अलोंग ए बी के अलोंग है, और ये हमें पता ही है कि जिस डायरेक्शन में हमारी फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में हमारी क्या लगती है, उसी डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बुक उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे आगे। थैंक यू। मतलब कहने का ये है कि कॉन्सेप्ट के लिए, नोट्स के लिए आपको बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल्स के लिए ऑब्वियसली आपको पता है कि अलग अलग बुक से हम न्यूमेरिकल करते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए और बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू।